हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। हम लोग अभी तक जो है भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर के कुछ आधे भाग को पढ़ चुके हैं और उस आधे भाग में हम लोग बहुत सारे कार्य भी कर चुके हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी देखे हैं, बहुत सारे जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को भी लगा चुके हैं। क्योंकि आज हम लोग जो है हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और जो अगला जो पॉइंट है, जैसे कि इसके पहले वाले जो लेक्चर था या जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोग क्या पढ़े थे, उसके अंदर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किए थे। और उसके पहले जो है हम लोग जो विद्युत प्रतिरोध होता है उस विद्युत प्रतिरोध का हम लोग संयोजन के बारे में अध्ययन किए थे कि उनको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, और उनके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे और हम लोग उस पर सवाल भी लगाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है विद्युत सेल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, विद्युत सेल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे। इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल किसे कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी विद्युत परिपथ को हम लोग क्या करते हैं, सेल के या बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेल है, मान लेते हैं ये एक सेल का चिन्ह है, प्रतीक हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि ये सेल है, ये सेल का माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इस बल्ब को हम इसके बैटरी से या इस सेल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं एस या कुंजी के लगा देते हैं। तो जब मान लीजिए हम कुंजी के लगा देते हैं तो क्या होगा, इसमें धारा जो है प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, मतलब कि बैटरी से जुड़ने पर, सॉरी सेल से जुड़ने पर क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। इसमें धारा प्रवाहित कब होता है, कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि धारा की जो प्रवाह होती है वह क्या होता है, वो आवेशों का प्रवाह होता है। जब आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गति करने लगते हैं, गतिमान की अवस्था में होते हैं, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा नाम दिए हैं और उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की जो प्रवाह दर होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा की परिभाषा हो जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम बैटरी से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या सेल से जोड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह होने लगता है। जब आवेशों का प्रवाह होता है मतलब कि आवेश गति करने लगते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं, विद्युत विभव वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो आवेश होता है वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, आवेश का प्रवाह तभी हो सकता है या आवेश तभी गति कर सकता है जब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर हो, मतलब कि विभवांतर हो, विभव का अंतर हो अर्थात विभवांतर हो। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे कोई प्लस आवेश है, तो क्या ये प्लस आवेश या प्लस ये जो धन आवेश है ये क्या करेगा, ये इधर गति करेगा? तो आप आंसर देंगे नहीं, ये जो है धन आवेश जो है वह ए से बी की तरफ गति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप चलिए बताइए फटाफट चैट बॉक्स में कि क्यों नहीं करेगा। ये धन आवेश जो है ये ए से बी की तरफ गति क्यों नहीं करेगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, दोनों जगहों पे 10 वोल्ट है, इसलिए आवेश जो है वह ए से बी की तरफ गति नहीं करेगा क्योंकि विभव क्या है, समान है दोनों जगहों पे। तो यहाँ पे विभवांतर कितना है, 0 है, 0 है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा, मतलब विभव का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे विभवांतर दोनों बिंदु पे समान है, इसलिए आवेश का गति नहीं होता है। अर्थात आवेश की गति के लिए क्या जरूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होना जरूरी है, विभवांतर होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 100 वोल्ट होता है और यहाँ पे 80 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे धनावेश का प्रवाह जो है ये उच्च विभव से क्या होगा, निम्न विभव की तरफ होने लगेगा, मतलब कि ए से बी की तरफ वो गति करने लगेगा और वह ए से बी के पास वो चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऋण आवेश है तो ये ऋण आवेश क्या करेगा, ये ऋण आवेश जो है इस बी से ए की तरफ गति करेगा, बी से ए की तरफ गति करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये हम लोग पढ़ रखे हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, हम इस चालक के सिरे को हम क्या करते हैं, जैसे इस सेल के सिरे से हम लोग जोड़ देते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक के अंदर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तुरंत क्या करते हैं, वह तुरंत जो है इस निम्न विभव से, निम्न विभव का मतलब क्या, जो माइनस है ये निम्न विभव है, जो प्लस है वो उच्च विभव है। ठीक है, जो छोटा वाला जो प्लेट होगा वो निम्न विभव का होगा, जो बड़ा वाला प्लेट होगा वो उच्च विभव का होगा। इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये तुरंत जो है इस निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करेंगे, बाह्य परिपथ से होते हुए इस उच्च विभव के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का गति होने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं अथवा ऋण आवेश गति करने लगते हैं
तो हम लोग जानते हैं कि जो धारा की जो दिशा होती है वरीय आवेश की विपरीत दिशा में होती है, तो धारा की दिशा इस प्रकार प्रवाहित होने लगता है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, मतलब विद्युत धारा के लिए क्या होना आवश्यक है। तो विद्युत धारा के लिए दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होना जो है आवश्यक है। और जो विद्युत सेल होता है वह वही कार्य करता है कि दो बिंदुओं के बीच हमेशा अंतर को बनाए रखता है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है तब तक क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे ही विभवांतर खत्म होता है, दोनों बिंदु पे विभव समान होता है, तो धारा क्या होता है, प्रवाह जो है बंद हो जाता है, आवेश का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात धारा नहीं बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो सेल होता है, जो विद्युत सेल होता है वो करता क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच, या कह लीजिए कि जो चालक के सिरे होते हैं उन दोनों सिरों के बीच वो विभवांतर को बनाए रखता है। और जब तक विभवांतर बना रहता है तब तक उस चालक में धारा का प्रवाह होता रहता है। जैसे ही विभवांतर जैसे ही खत्म होता है तो धारा का प्रवाह भी, धारा का बहाव भी खत्म हो जाता है, धारा भी फ्लो नहीं करता है। ये आप जो है बात आप ध्यान रखें, ये याद रखें। तो समझ में आ रही है कि जो विद्युत सेल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो विभवांतर को बनाए रखता है, विभवांतर को स्थिर रखता है। जब विभवांतर स्थिर रखता है तो ही उसमें जो है धारा का प्रवाह होता है। चलिए, ये बात आपको जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं विद्युत सेल की परिभाषा की तरफ। विद्युत सेल करता क्या है, तो देखिएगा, जो विद्युत सेल है ये क्या करता है, तो विद्युत सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है कि जो इसके पास रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो चालक के जो परिपथ होते हैं, जो चालक के जो सिरे होते हैं, उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, जिससे कि उस चालक तार में धारा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। ये जो है इसकी डिफिनेशन होगा, ये इसका परिभाषा होगा। आपको बगल में विद्युत सेल का परिभाषा जो है दिखाई दे रहा, आप वहां से जो है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, वो जो है हमारा विद्युत सेल का परिभाषा हो जाएगा। विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और यदि उस सेल को हम क्या करते हैं, यदि उस सेल को हम लोग चालक तार से जोड़ देते हैं तो दोनों चालक तार की जो सिरे होंगे उनके बीच विभवांतर को बनाए रखता है और उनमें जो है निरंतर धारा का प्रवाह होता रहता है। ये जो है डिफिनेशन हो जाएगा। बगल में भी डिफिनेशन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप नोट कर सकते हैं वहां से भी। ठीक है, अब जो विद्युत सेल होता है, ये विद्युत सेल, ठीक है, ये जो विद्युत सेल है, इस विद्युत सेल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो विद्युत सेल का आविष्कार सबसे पहले जो है अलेसांद्रे वोल्टा ने किया था। इसीलिए जो सेल बना उसको वोल्टीय सेल कहा गया। क्या कहा गया, वोल्टीय सेल। ठीक है, जो अलेसांद्रे ने सबसे पहले क्या किया था, अलेसांद्रे ने जो सेल है, विद्युत सेल है, उसका आविष्कार किया था। ठीक है, और इसी सेल को जो है वोल्टीय सेल कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पे वोल्टीय सेल लिखा गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो जो है अलेसांद्रे वोल्टा के द्वारा जो है बनाया गया है, इसीलिए हम उसको अलेसांद्रे सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है, और इनके बाद से इस सेल में जो भी त्रुटियां थी, इस सेल में इनके सेल में होता है, इनके द्वारा जो बनाया गया जो सेल था, उस सेल के अंदर जो भी त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को लेके लांसे ने क्या किया था, उसको जो है लांसे ने उसको जो है सही किया था, उसको शुद्ध किया था, या आप कह लीजिए उसका मॉडिफाई किया था, संशोधन किया था। मतलब कि जो भी उनमें त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को लेकर लांसे नामक वैज्ञानिक ने उसको सही किया था, सुधार किया था, और उसके आधार पर इनके द्वारा जो सेल बनाया गया उसको जो है लेके सेल कहा गया। लेके या लेके ऐसे भी लिखा जाता है, सेल कहा गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, लेके सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लेके सेल के नाम सुनेंगे, अलेसांद्रे सेल का नाम सुनेंगे, डेनियल सेल का भी नाम सुनेंगे, डेनियल सेल का भी नाम सुनेंगे। तो ये इस प्रकार के जो है सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो विद्युत सेल का आविष्कार सबसे पहले अलेसांद्रे वोल्टा ने किया था। ठीक है, तो हमने जाना कि जो विद्युत सेल होता है वो क्या होता है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है, जिससे कि क्या होता है, उसमें लगातार जो है धारा प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल के प्रकार की तरफ। सेल कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत सेल होता है, वो मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है,
मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप, विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और जो दूसरा है उसको हम लोग जो है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल, इसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो है सेकेंडरी सेल कहेंगे। ये आप जो है लिख सकते हैं। तो प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक सेल का, कि प्राथमिक सेल क्या है। ठीक है, प्राथमिक सेल आप ध्यान रखिएगा कि जो प्राथमिक सेल होता है इसको हम लोग जो है, ये आप कह लीजिए ऐसे भी कि ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया पर निर्भर करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा कह लीजिए रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मतलब कि इसमें अनुत्क्रमणीय, ध्यान दीजिएगा, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल क्या होता है, अनुत्क्रमणीय इसमें क्रिया होता है। कौन सा क्रिया होता है, अनुत्क्रमणीय क्रिया होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो विद्युत सेल होता है वो मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, विद्युत सेल कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होता है। जो प्राथमिक सेल होता है ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अर्थात अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है, इरिवर्सिबल का अर्थ होता है कि जो क्रिया, जो रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक बार विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, वो फिर से जो है विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलेगा। अर्थात यदि अगर हम किसी सेल का उपयोग करते हैं और उस सेल के अंदर अगर रासायनिक ऊर्जा है, तो यदि वह रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है तो हम फिर से हम उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं, या उस सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राथमिक सेल को हम लोग केवल और केवल जो है एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राथमिक सेल को हम लोग एक बार ही उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक बार उपयोग करते हैं, उसके बाद वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, जब तक उसके अंदर क्या होता है, जब तक उसके अंदर जो है क्या होता है, जब तक उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है, तब तक वह विद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है। जैसे ही उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा खत्म होता है, वह क्या होता है, हमारा जो है, जैसे उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा खत्म होता है तो विद्युत ऊर्जा भी हमारा जो है प्राप्त नहीं हो पाता है, विद्युत ऊर्जा भी हमें मिलता नहीं है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो सेल है, और हम सेल जो है, सेल होता कैसे है, तो सेल ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये सेल देखें, प्राथमिक सेल देखें, तो ये सेल आपको जो है मार्केट में ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ऐसे लगे रहेंगे। यहाँ पे जो एक ऐसे लगा रहेगा, पित्तल का लगा रह सकता है। ठीक है, और ये भी सेल हो सकता है, इसमें ऐसे एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, ये, और ये नीचे की तरफ होगा, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सेल है ये इस प्रकार के सेल हो सकते हैं, जो रेडियो में लगाए जाते हैं, जो टॉर्च में लगाए जाते हैं। ठीक है, जिनका हम लोग उपयोग एक ही बार करते हैं, उसको फेंक देते हैं उपयोग करने के बाद से। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, जो रेडियो में लगाए जाते हैं, जो टॉर्च में लगाए जाते हैं, जो घड़ी में लगाए जाते हैं। इस प्रकार के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। और हमने जो पढ़ा है अभी यहाँ पे, जो वोल्टियर सेल है, ठीक है, वोल्टियर सेल है, ये भी प्राथमिक सेल होता है। जो डेनियल सेल होता है वो भी प्राथमिक सेल होता है, और जो लेग्रांजे सेल होता है वो भी प्राथमिक सेल होता है। मतलब कि इनका हम लोग केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, हम लोग दोबारा उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको हम एक बात और यहाँ पे बता दें कि जो सेल होगा, जो हमारे पास सेल होगा, इसमें दो छड़ें होती हैं। क्या होती हैं, दो छड़ें होती हैं, धातु की दो छड़ें होती हैं, और ये दोनों छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। हिंदी में भी इनको इलेक्ट्रोड ही लिखते हैं। तो इन दोनों छड़ों क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक विद्युत अपघटय में डूबे रहते हैं। विद्युत अपघटय का मतलब होता है कि वहां पे कोई क्षारीय या कोई अम्लीय विलयन हो सकता है, जिसके अंदर ये दोनों छड़ डूबे रहेंगे, ऐसे दोनों छड़ जो है डूबे रहेंगे, ऐसे इस प्रकार से जो है ये डूबे रहते हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, ये धातु के दो छड़ हो सकते हैं। ये जो है कैसा हो सकता है, तो ये क्षारीय हो सकता है या तो अम्लीय हो सकता है।
क्षारीय विलयन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक सेल होता है इसमें जो विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय का मतलब कि जो विद्युत अपघटय का मतलब था अपघटय, ठीक है। विद्युत अपघटय का मतलब होता है कि जो विलयन है उसके अंदर जो क्षारीय और या जो अम्लीय विलयन है, उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड को इसके अंदर विलय डुबोते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है वो आयन में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है, और धन आयन और ऋण आयनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस विलयन में जो है धन आयन और ऋण आयन जो है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जो प्राथमिक सेल होता है उसके अंदर जो विद्युत अपघटय होगा वो क्या हो सकता है, तो वो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है या तो जिंक क्लोराइड हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत क्या हो सकता है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत अमोनियम क्लोराइड हो सकता है विद्युत अपघटय के रूप में, या तो जिंक क्लोराइड हो सकता है विद्युत अपघटय के रूप में, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया पे कार्य करता है। जो द्वितीयक सेल होगा, जो सेकेंडरी सेल होगा, जो एससी होगा, जो सेकेंडरी सेल होगा, ये कैसे कार्य करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेल होता है ये उत्क्रमणीय क्रिया का होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया करता है, मतलब कि इसके अंदर रिवर्सिबल क्रिया होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, मतलब कि इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद से फिर से हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, फिर से हम उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का आप बैटरी देख लीजिए या उसको सेल देख लीजिए, ठीक है। मोबाइल का बैटरी या सेल देख लीजिए, इस प्रकार के जो सेल है ये सेल जो है रिवर्सिबल है, इसको हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, आवेशित भी कर सकते हैं। तो इसका एक बार उपयोग करने के बाद से फिर उसको हम लोग आवेशित करके फिर से उसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रकार के सेल होंगे वह सभी सेल जो है क्या कहलाएंगे, द्वितीयक सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्वितीयक सेल कहलाएंगे। और ध्यान रखना कि जो द्वितीयक सेल होगा, जो द्वितीयक सेल होगा उसके विलयन में, उसके जो विद्युत अपघटय का जो विलयन होगा वो जो है वह कैसा हो सकता है, तो वो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट ये जो है हो सकता है, इसका विलयन जो है अधिकतर पाया जाता है। ये तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, तन्नु का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें जो है अम्लता कम होगी और पानी की मात्रा जो है ज्यादा होगा, मतलब कि ये जो है अम्ल पतला होगा, तनु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर डूबा हुआ है। जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्या करते हैं, छड़ को डुबोते हैं, तो क्या होते हैं, इनके बीच, इस छड़ और इस अम्ल के बीच रासायनिक क्रिया होती है। और जैसे ही रासायनिक क्रिया होती है तो सब ये जो एक छड़ होता है ये एक धनावेशित छड़ हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक ऋणावेशित हो जाता है। तो जो धनावेशित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड। और जो ऋणावेशित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक हम यहाँ पे परिपथ बना रहे हैं, इस परिपथ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस परिपथ को देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्या है, तो एक हमारे पास ये सेल की संरचना है जिसके अंदर मान लेते हैं कि इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है भरा हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक छड़ इसके अंदर डुबोते हैं, एक यहाँ पर एक छड़ भी डुबोते हैं, ठीक है। और ये जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, आवेश इसको मतलब कि डुबोते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है। ये क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। तब इसमें क्या होता है, तब ये हम क्या करते हैं, कब होगा, जब हम इस बैटरी को, हम इस छड़ को डुबोएंगे और इस दोनों टर्मिनल पे क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे एक प्रतिरोध या इसके बाँ परिपथ में हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि हमने इसके बाँ परिपथ के साथ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, इसमें जो है धारा का प्रवाह इस प्लस टर्मिनल की तरफ से, ये धनावेशित हो गया मतलब प्लस टर्मिनल हो गया, ये ऋणावेशित मतलब कि ये माइनस टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये माइनस टर्मिनल हो गया। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, चालक तार से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसमें धारा जो है प्रवाहित होने लगता है, धारा क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है, आवेशों का प्रवाह होने लगता है। इस बात को ध्यान रखिए। जब मान लीजिए कि जब आवेशों का प्रवाह होने लगेगा, मतलब कि धारा इसमें ऐसे बढ़ रहा है, जब ऐसे धारा बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, जो आयन का जो प्रवाह होगा वो इस प्रकार से होगा, इसके अंदर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये क्या होता है, ये जो है हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटता है, और ये क्या होता है, ये सल्फेट जो है ये माइनस आयन में टूटता है। तो ये सब माइनस आयन जो है ये यहाँ पर आ जाते हैं, इस नेगेटिव छड़ के पास आ जाते हैं, और ये धन जो है ये क्या होते हैं, ये जो है इस पॉजिटिव छड़ के पास आ जाते हैं। और इस प्रकार से इन ऋण आयनों का क्या होता है, ऐसे प्रवाह होता रहता है, और धारा जो इसमें इस प्रकार से बहता रहता है। मतलब ये ऋण आयन जो है इस प्रकार ऐसे बहते रहते हैं, और धारा जो इसमें ऐसे बहता रहता है। और इस प्रकार से
इनके अंदर जब हम एक सेल को हम चालक तार से जोड़ देते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह जो है निरंतर होता रहता है। तो ये है हमारा सेल, और ये सेल जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीयक सेल होता है उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो जो द्वितीयक सेल होता है उसमें दो उदाहरण आ सकते हैं। उसमें शीशा संचायक सेल आ सकता है, शीशा संचायक सेल आ सकता है, ठीक है, शीशा संचायक सेल आ सकता है। और एक और आ सकता है क्षारीय संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। ये सेल आ सकते हैं किसमें, द्वितीयक सेल में। इनको हम लोग चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के बाद से हमने पुनः जो है इनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम धारा ले रहे हैं, मतलब कि सेल से हम धारा ले रहे हैं। और जब धारा देते हैं तो जब इनको मतलब कि चार्जिंग करेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो रहा है क्या बाबू, ये बैटरी जो है यहाँ पे डिस्चार्जिंग होगा, मतलब कि आवेशों का इसमें से जो है निष्कासन होगा, ये डिस्चार्जिंग होगा। लेकिन जब इसको हम लोग चार्जिंग करते हैं, आवेशित करते हैं, तो धारा प्लस टर्मिनल से वो माइनस टर्मिनल की तरफ बहता है, मतलब कि ऐसे होता है इसमें धारा, ठीक है। या मान लीजिए कि आप ऐसे कुछ मान लीजिए, चलिए ये मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसको बां परिपथ में ऐसे हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से चार्जिंग कर रहे हैं। तो जब इधर से चार्जिंग करेंगे तो धारा क्या होगा, इस प्लस टर्मिनल से बहेगा, इस प्लस टर्मिनल से बहेगा, और ये माइनस टर्मिनल की तरफ क्या होगा, बाहर निकलेगा, ऐसे जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे धारा बहेगा, प्लस टर्मिनल की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम चार्जिंग करते हैं तो धारा किधर से किधर बहता है, धारा माइनस प्लस से माइनस की तरफ बहता है, प्लस से माइनस की तरफ बहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है धारा जो है वो माइनस से, मतलब कि ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, तो धारा जो इसमें ऐसे बह रहा है, माइनस से प्लस की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, याद में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेल हो गया। सेल के बारे में हम लोग समझ लिए कि सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, द्वितीयक सेल हो सकता है और प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल को हम लोग केवल एक ही बार उपयोग करते हैं, द्वितीय सेल को हम लोग जो है इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसको बार बार उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, इस बात को याद रखिए। हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद से इसके आगे हम इससे संबंधित जो सेल है, जो विद्युत सेल है, इसी से संबंधित हम कुछ और टॉपिक को लेंगे और उसको बताएंगे। जैसे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हो सकता है सेल का विद्युत वाहक बल। जो सेल का जो विद्युत वाहक बल वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे हमें सूत्र प्राप्त होगा। उसके बाद से सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के हम लोग बारे में बात करेंगे। तो जो अगला जो लेक्चर होगा वो भी काफी इंपोर्टेंट होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो इसी से संबंधित होगा। इसलिए इसको आप याद रखें, तैयार रखें। इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।